वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 10 मई 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड का भी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। ये दोनों आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वी विल टॉक अबाउट यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ट्रिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, लॉकडाउन गेन्स, और लास्ट में आपके लिए 2 इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज भी हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। ये स्मार्ट कोर्स के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ईजीएस्ट अगर कोई तरीका है तो दैट इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। आपको सब्जेक्ट्स, कोर्स फीचर्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो विजिट studiiq.com। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर टू। So, dear friends, we have some important news items. Center says augmenting availability of corona vaccine and completing vaccination of vulnerable groups topmost priority of government. Government की topmost priority ये है कि सबसे पहले जो सबसे vulnerable हैं, राइट, जो कोविड की चपेट में सबसे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप को वैक्सीनेट करना और बाकी जगहों पर वैक्सीनेशन को पहुंचाना जो है, तो ये टॉप प्रायोरिटी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की बात करें तो 1.5 लाख डोजेस जो हैं वो भारत में पहुंच गए हैं। सेंटर इश्यूज एडवाइजरी ऑन मैनेजमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर अब हमारे देश में ये फंगल इन्फेक्शन देखने को मिला है, राइट। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। एक जो दिमाग है उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसको लेकर एक एडवाइजरी जाहिर की है। आयुष मिनिस्ट्री एड्स 7 more centers for free distribution of आयुष 64 to कोविड पेशेंट्स। ये आयुष 64 नाम की जो दवाई है, ये एसिम्टोमेटिक, फिर माइल्ड और मॉडरेट कोविड पेशेंट्स जो हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च किया है फॉर those people who fall under this bracket of 18 to 24 years age. टोटल हमारे देश में 17 करोड़ डोजेस जो हैं, 17 करोड़ लोगों को आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेट किया गया है। ऑफ कोर्स ये कंप्लीट वैक्सीनेशन है या फिर पार्शियल हैं, वी हैव टू चेक इट। बट एवरी डे जो वैक्सीनेशन के आंकड़े आते हैं, राइट, तो हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर यही स्पीड से, जो स्पीड फ़िलहाल भारत की है, तो इसमें लगभग 3 साल लग जाएंगे सभी एडल्ट्स को वैक्सीनेट करने में। तो ये एक्सेप्टेबल स्पीड बिल्कुल नहीं है। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट जो है, उन्होंने 1300 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स जो हैं वो इसराइल से भारत तक पहुंचाए हैं। Nearly 4,200 tons of liquid medical oxygen delivered by railways so far across the country. पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इंडियन रेलवेज ने 4,200 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई किया है। एक बहुत ही दुखद खबर है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि अफ़गानिस्तान में एक स्कूल के बाहर एक टेरर अटैक हुआ और इसमें बहुत सारी जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स कोविड एयर सपोर्ट मैनेजमेंट सेल टू एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रिलीफ एड। फिर यूएस की नेवी ने एक अरेबियन सी में एक इलिसिट वेपन के कैश को, यानी कि एक इलिसिट वेपन, हथियार का जो एक हथियार ले जाने वाली एक शिप जो थी, इसको सीज़ किया है। और नासा ने जो चाइना का ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, तो ये अनकंट्रोल्ड हो गया था और ये मॉरिशस के पास इंडियन ओशन में ये गिरा है। तो इसकी काफ़ी निंदा की है, क्रिटिसाइज़ किया है चाइना को कि ये किस प्रकार की आपकी मीन्स ये आपका एक इर्रेस्पॉन्सिबल
बिहेवियर हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल आपकी वे ऑफ वर्किंग स्टाइल है व्हेन इट कम्स टू योर स्पेस रॉकेट्स के आप रॉकेट तो लॉन्च कर देते हो लेकिन फिर बाद में उसकी इतनी कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फॉलो नहीं करते या फिर योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ नॉट सेफ एंड प्रॉपर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। जुडिशियल इंटरवेंशन, व्हाट इज़ जुडिशियल इंटरवेंशन? जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कि किसी भी चीज़ में या फिर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार डिसीजन लेगी या फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी या फिर आप कह सकते हैं कि आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अब आई एम श्योर आपको पता होगा कि लेट्स से आई विल गिव यू वन एग्जांपल, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, राइट? ये तीन जो डिविजन्स हैं, तो जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स, लेजिस्लेचर यानी कि आपकी पार्लियामेंट या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। एग्जीक्यूटिव्स में आपके हो गए प्राइम मिनिस्टर प्लस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? और सेम थिंग गोज हियर, चीफ मिनिस्टर प्लस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव्स। तो हमारे देश में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तीनों जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके बीच में डिवीजन क्रिएट किया है। कोई भी एक से ऊपर नहीं है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर नज़र रखेगा। जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट जो हैं वो कोई एक बिल तैयार करते हैं, उस बिल को पास करते हैं, तो फिर उस बिल को उनको पार्लियामेंट में रखना है। पार्लियामेंट में अगर ये पास होता है तो उसके बाद ही ये हमारे देश का कानून बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो जो चाहे वो कर सके, उसके लिए एक फ़िल्टर प्रोसेस है, दैट इज़ आवर पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई गलत चीज़ करेगी, राइट, कोई लॉ अगर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, तो फिर जुडिशरी उसके ऊपर डिसीजन ले सकती हैं। फिर आप सोचेंगे तो चलो जुडिशरी का क्या होगा, फिर मीन्स जुडिशरी कुछ भी कर सकती है। नो, जुडिशरी की भी लिमिटेशंस हैं। जजेस को अपॉइंट करना, फिर जो शपथ समारोह होता है तो उसमें भी प्रेसिडेंट होते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसके अलावा जजेस की सीट्स बढ़ानी है, कम करनी है, ये सारे डिसीजंस भी जो हैं वो लेजिस्लेचर। तो हर चेक एंड बैलेंस हैं बेसिकली, राइट? ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और ख़ास करके नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की। ओके, तो अब हर किसी की कोई क्षमता है हमारे देश में, मीन्स ये तीन पिलर्स की बात करें, और उनके लिमिटेशंस भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आदेश दिया है। आदेश ये है कि एक 12 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स को तैयार किया जाए। और ये किसके लिए है? ये इसके लिए है ताकि मेडिकल ऑक्सीजन जो हैं वो अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज तक साइंटिफिक, फिर रैशनल यानी कि लॉजिकल तरीके से और इक्विटेबल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक, यानी कि सरकार जो है उसको एक ये कमेटी बनानी है। अब ये कमेटी जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेडिकल ऑक्सीजन को ही देखेगी। ये कमेटी के तहत भी छोटे ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जो देखेंगे कि ये जो फ़िलहाल की सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, और फ्यूचर की जो डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में होनी चाहिए, और फिर अलग अलग राज्यों का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके लिए भी सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो ऑडिट करेंगे, देखेंगे कि किसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, थिंग्स लाइक दैट, तो ये एक नेशनल लेवल की, आप कह सकते हैं टॉप लेवल की एक बॉडी बनाने की बात है। इसमें आई एम श्योर एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, पब्लिक लाइफ से होंगे, प्राइवेट लाइफ से होंगे, मेडिकल फील्ड से होंगे, कोई सेंसिबल लोग होंगे इसमें। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अब क्या हम इसको जुडिशियल इंटरवेंशन कह सकते हैं? जुडिशियल इंटरवेंशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट वो काम कर रही है? द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है, राइट? यहाँ पर देखिए अलग अलग कोर्ट्स में, हमारे देश में कई सारी हाई कोर्ट्स में, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कितनी सारी
PILs फाइल की गई है कि भाई ऑक्सीजन ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, दूसरे जो भी इश्यूज हो रहे हैं, तो इसको लेकर काफ़ी PILs फाइल हुई है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर कोर्ट्स जो हैं वो अपना जो समय है या फिर अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ताकत है, उसका इस्तेमाल एक राइट कॉज के लिए, एक राइट डायरेक्शन में कर रही है। लास्ट ईयर ये हुआ था कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस टाइम पर कोर्ट्स जो हैं उन्होंने कोई खास अपना कोई स्टैंड नहीं लिया था। कोर्ट्स ने जो लोग परेशान हो रहे थे, स्टार्टिंग के टाइम पर लॉकडाउन जब लगाया गया तो उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चलकर वापस घर जा रहे थे और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई, बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हुए, हमारे जो राइट्स हैं ये सारी चीज़ों का उल्लंघन भी हुआ था। तो उस टाइम पर कोर्ट्स ने कुछ नहीं कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कोर्ट्स की निंदा भी की थी। और इस बार कोर्ट्स जो हैं उन्होंने प्रोएक्टिवली एक स्टैंड लिया है। The court has also mandated it to review and suggest measures for ensuring the availability of essential drugs and remedial measures to meet future emergencies during the pandemic. कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, उस चीज़ के बारे में भी आप रिव्यू और सजेशन प्रोवाइड करें। तो बेसिकली एक जुडिशियली एम्पावर्ड ग्रुप जो है वो तैयार किया गया है और उसका मेन फोकस यही होगा कि ये सेकेंड वेव की प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन को अच्छी तरीके से देखना है। Several high courts and Supreme Court are examining different aspects of pandemic response including availability of beds and oxygen. अलग अलग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी जो हैं वो ये बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको देख रही है। और यहाँ पर ये ग्रुप फॉर्म करते वक्त जो हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हैं उन्होंने ये कहा दैट द कोर्ट वॉज नॉट usurping the executive's role but only wanted to facilitate a dialogue among stakeholders. तो ये जो एक स्टेटमेंट है जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का, ये काफ़ी एश्योरिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट जो हैं ये अगर एग्जीक्यूटिव्स या फिर ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, ये मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, ये उनका क्षेत्र है, ये गवर्नमेंट का क्षेत्र है, तो जुडिशरी जो है वो आपके क्षेत्र में आकर कोई चीज़ें करना नहीं चाहती। जुडिशरी तो बस ये चाहती है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके बीच में एक तालमेल रहे और हम इस कोविड सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके। तो दिस इज़ गुड थिंग। अब अच्छी बात यह भी है क्योंकि सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आई एम श्योर जो दूसरी राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी इस चीज़ को, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको वेलकम किया है। आज भी हमारे देश में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है और इस बात का पता, इस ये जो ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज है उसका पता हमें इस बात से पता चलता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो ऑक्सीजन एलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यह कहना कि हम वी आर हैप्पी कि सुप्रीम कोर्ट सजेशंस दे रहा, टास्क फोर्स तैयार किया, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ये दिस इज़ व्हाट वी वांट। हमें ऐसा नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशियरी। वी वांट गवर्नमेंट प्लस जुडिशियरी वाली सिचुएशन हमें चाहिए, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारे देश की एक अच्छी बात भी है कि हमारी सिस्टम जो है उसकी एक अच्छी बात है कि नॉर्मल टाइम्स में भले ही थोड़ी बहुत अनबन हो जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी बहुत है अपॉइंटमेंट्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर, लेकिन जब ये बात सामने आई, रिकमेंडेशन सब, जब ये ये ऑर्डर दिया कि भैया आप एक टास्क फोर्स तैयार करें, 12 मेंबर वाली टास्क फोर्स तैयार करें, तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो दैट इज़ ए गुड साइन। और फाइनल ऑफ कोर्स रिकमेंडेशंस जो हैं वो ये टास्क फोर्स के होंगे, लेकिन उस बात को मानना ना मानना जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, क्योंकि टास्क फोर्स जो हैं आप उस ये टास्क फोर्स हैं, इट्स नॉट गवर्नमेंट। डिसीजन फाइनल कौन लेगा? गवर्नमेंट ही लेगी। बट यस, गवर्नमेंट जो है वो दूसरे क्षेत्रों में फोकस कर सकती है, तो ऐसी जो डेडिकेटेड टास्क फोर्स हैं और एक्सपर्ट लोग जो हैं वो मिलकर जो भी चीज़ें, जो भी रिकमेंडेशंस तैयार करेंगे वो सरकार को देंगे, तो जनरली सरकार जो है वो मोस्टली सारे रिकमेंडेशंस को मान ही लेगी। तो अब देखते हैं कि ये जो कोई भी वेव होती है, वी यूज़ द वर्ड वेव, आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो
इसको इतना डिकोड नहीं करते हैं, लेकिन वेव का मतलब क्या है, वेव होती कैसी है? वेव इज ऑलवेज लाइक दिस, इजंट इट? इसको हम वेव कहते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो वेव में एक लो भी होता है और एक हाई भी होता है, राइट? लो हाई, दिस इज हाउ वेव इज मेड अप ऑफ। तो अगर हम यहां पर हैं तो वी हैव टू मेक श्योर के कम से कम डेथ्स हों, और जब हम यहां पर हैं तो वी हैव टू मेक के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स या फिर जो भी वेपन्स आप कह सकते हैं, हथियार कोविड को लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो, ताकि इन केस अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट फेज में यहाँ पर पहुँचते हैं तो एटलीस्ट हम डेथ्स को भी कम कर सकें, और हमारे पास यहाँ पर जो हमने हथियार बनाए थे उनका अच्छा इस्तेमाल भी हम कर सकें। सिंपल इज़ दैट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। ये एक दुखद खबर है फ्रॉम ये एक जो खबर हमने देखी, और ये जो एडिटोरियल है, आई गॉट इट फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। अब अफगानिस्तान में जो एक शियाट यानी कि जो शिया और सुन्नी, बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो ब्रांचेस हैं इस्लाम की। तो जो ये हैं शियट जिसको कहते हैं, राइट, शियट। तो ये शियट जो हैं ये बेसिकली शिया हैं। तो कई बार ये इस शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दुखद बात है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर गर्ल्स स्कूल में जाती हैं, ऐसे गर्ल्स स्कूल के ऊपर एक बॉम्ब फेंका जाता है, और वहाँ पर एक बेसिकली एक टेररिस्ट अटैक होता है, और इसकी वजह से लगभग फ़िलहाल जो आंकड़ा मेरे पास है, सम 58 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसा आंकड़ा मैंने आज सुबह पढ़ा था। एग्जैक्ट फिगर मैं भूल गया हूँ, बट 58 वाज अ फिगर। तो ये एक प्रकार की वार्निंग है। ये ऐसी वार्निंग है कि देखिए अभी यूएसए और नेटो जो हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाले हैं, राइट? इनके ट्रूप्स जो हैं, जैसे हमने बात की थी कि 9/11 से पहले, 9/11 की एनिवर्सरी से पहले यूएसए जो है वो, यूएसए की आर्मी जो है वो अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएगी। तो अभी भी आर्मी वहाँ पर है, नेटो की फोर्सेस वहाँ पर हैं, तो भी तालिबान इतना ताकतवर हो गया, और तालिबान ने इस प्रकार के आतंकवादी हमले जो हैं वो किए जाते हैं, और उनके राज में महिलाओं का, फिर लड़कियों का, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, उनको कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, क्या उनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें इस प्रकार की हरकतों से पता चल जाती है। और ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, ये एक ड्यूटी भी है यूएसए और नेटो एलाइज की, कि वो ऐसे वक्त पर अफ़गानिस्तान को छोड़कर ना जाएं। ऑफ कोर्स ये जो आदमी है ओसामा बिन लादेन, तो इसको मारने के लिए, जिसको तालिबान का सपोर्ट था, राइट, अलकायदा का ये हेड था, ओसामा को मारने के लिए ही यूएसए जो है वो फिर से यहाँ पर एंटर होता है अफ़गानिस्तान में, राइट, आफ्टर 2001 के टाइम की बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी यूएसए जो है वो अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व था। एक ऐसा वक्त था जब जो यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान को कंट्रोल में लेने की कोशिश की, उसके ऊपर चढ़ाई की थी। तो यूएसएसआर को हराना, और एक तरफ चल रहा था कोल्ड वॉर, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए। तो ऐसे टाइम पर यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान को पैसा और सारी चीज़ें, हथियार और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। पाकिस्तान ने बाकी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, ब्रेन वॉशिंग टाइप ऑफ थिंग। और फिर मुजाहिदीन को तैयार किया गया। मुजाहिदीन यानी कि अफ़गानिस्तान में ऐसा माना जाता है कि वे लोग जो अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए ऊपर वाले के डायरेक्ट वॉरियर्स हैं, राइट, जो धर्म को बचाने के लिए और गलत
चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए, और तो ऐसे मुजाहिदीन को हथियार दिए गए, उनको तैयार किया गया और यूएसएसआर के सामने इनका इस्तेमाल किया गया। और फाइनली यूएसएसआर जो है वो ये सारी चीज़ों से थक कर यहाँ से निकल गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये जो मुजाहिदीन हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग थे, उनको पता चल गया कि भाई वी आर पावरफुल, हमारे पास हथियार हैं, हम रशिया जैसे देश को, यूएसएसआर जैसे को भी अगर थका दे सकते हैं तो फिर इस देश के ऊपर हमारा ही राज होना चाहिए। तो फिर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, राइट। ये जो एक ग्रुप है, एक विचारधारा है, उसने टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद उनकी हरकतें देखिए, भारत की एक फ़्लाइट को भी हाईजैक किया था 1999 में। इंडियन एयरलाइंस फ़्लाइट 814 जो नेपाल से उड़ रही थी, मुंबई की तरफ मुंबई लैंड होने वाली थी, उसको फिर अमृतसर, और अमृतसर से फिर कांदाहार लेकर गए, और बदले में पूरा एक ये जो आई थिंक मसूद अजहर या फिर इसको छुड़ाया गया जो हमारी मुंबई की जेल में था। तो पाकिस्तान का एक एक्टिव रोल रहा है इसमें, और यूएसए ने भी हथियार और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो इट्स लाइक कहते हैं ना कि जो गड्ढा खोदता है वही इंसान उस गड्ढे में गिर जाता है। आप दूसरों को गिराने के लिए कर रहे थे, आप खुद उसमें गिर गए। लेकिन कोलेट्रल डैमेज का क्या? वे सारे मासूम लोग जिनका इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आज उनके बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। तो दिस इज़ बैड। और वक्त है कि पाकिस्तान को समझाया जाए। यूएसए अगर चाहे तो पाकिस्तान को कंट्रोल में ले सकता है, और पाकिस्तान के माध्यम से फिर ये आईएसआई जो हैं, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रोल है तालिबान के ऊपर, तो चीज़ों को सॉल्व। बट यहाँ पर हर कोई अपने बारे में सोच रहा है और जल्द से जल्द इसमें से निकलने की बात हो रही है। और ये एक राइट वक्त बिल्कुल नहीं। अभी अफ़गानिस्तान की फोर्सेस उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि आप उनको ऐसे ही छोड़ दें। तो उनकी ट्रेनिंग, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, उनको इंटेलिजेंस और दूसरा सपोर्ट अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम यानी कि यूएसए अगर नहीं करेगा, तो फिर तालिबान के लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है। जैसे ही ये लोग बाहर निकलेंगे, पूरा कंट्रोल जो है तालिबान फिर से अपने हाथों में ले लेगा। ए ट्रिप्स वेवर इज़ यूजफुल बट नॉट ए मैजिक पिल। एक जादू की छड़ी नहीं है। ट्रिप्स वेवर जो है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये एक प्रपोजल रखा कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के सेक्शन 1, 4, 5 और 7 जो पार्ट 2 में हैं, इनको टाइम बीइंग के लिए हटाया जाए, ताकि हम कोविड-19 को लड़ने के लिए जो दवाई हैं, जो भी सारी ये वैक्सीन एक्सेट्रा हैं, उनका लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट कर सके, फटाफट इनको प्रोड्यूस करके इस पर्टिकुलर डिजीज़ को हरा सके। अब यूएसए ने पहले इसका विरोध किया था, लेकिन अब यूएसए जो है वो ऑन बोर्ड है। यूएसए कहता है कि हाँ भाई ठीक है, ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं एग्रीमेंट, तो इसको टाइम बिंग के लिए एक टेम्पररी वेवर दे देना चाहिए। कुछ ऐसे देश आज भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर यूएसए के आने के बाद चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होगी। जैसे कि कनाडा, हमने देखा था, कनाडा है, फिर जर्मनी है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बड़े बड़े देश जो हैं उनमें बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादा सुपर प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, तो वो अपनी सरकारों के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करती है। वो अपनी सरकारों को भी कहती है कि भाई ये वेवर नहीं होना चाहिए, लेट्स क्रिएट मोर मेडिसिन हियर, हम यहाँ पर वैक्सीन बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। अब वेवर का ये मत कीजिए, वरना हम प्रॉफिट में रहेंगे लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अब लीगली अगर देखें तो ये ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है उसमें आर्टिकल 9 है ही, और इसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं तो उस टाइम पर आप ये जो लाइसेंस या फिर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको टाइम बिंग के लिए टेम्पररी ड्रॉप कर सकते हैं। अब क्या इतिहास में कभी भी इसका इस्तेमाल किया गया है? यस। HIV एड्स की जब क्राइसिस हुई अफ्रीका में, 90s की बात है, तो उस टाइम पर यही डिस्कशन हो रही थी कि भाई चलो इसको वेव किया जाए, ट्रिप्स ऑब्लिगेशंस को वेव किया जाए। और फिर 2003 में जाकर फिर डिसीजन लिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्राइसिस कब हुई और डिसीजन कब लिया।
दूसरी चीज़, WTO में प्रॉब्लम भी है कि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वोटिंग से नहीं लेकिन कंसेंसस से काम करता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि व्हाट इज़ कंसेंसस। वोटिंग में ऐसा होता है कि अगर 10 लोगों की टीम है तो अगर 6 लोग कहेंगे यस तो फिर वो यस हो जाएगा, या फिर 6 लोग कहेंगे नो तो फिर दैट विल बिकम ए नो। कंसेंसस में ऐसा होता है कि 9 लोग अगर हाँ कहेंगे और एक व्यक्ति ना कहेगा तो आपको उस एक व्यक्ति को कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाकर हाँ होगी। अगर 9 लोग कहते हैं नो और एक व्यक्ति कह रहा है यस, तो फिर ये इनको कन्विंस करना होगा इसको कि भाई ये नो होना चाहिए, वरना फिर ये चीज़ें ड्रैग होती जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स हर्डल है ये कंसेंसस। इससे स्विफ्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन हम जो है वो नहीं ले सकते। बट हमें ये भी समझना है कि ये ट्रिप्स जो हैं, ये इससे ट्रिप्स में अगर वेवर मिल गया, लेकिन आपके जो डोमेस्टिक लॉज हैं, आपके हमारे देश में भी इसको लेकर कानून है, तो उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर WTO लेवल पर चीज़ें पास हो जाए, उसके बाद हमारे देश में आए, फिर और थोड़ा वक्त लगे और उसके बाद हो, तो इट इज़ बेटर के अलग अलग देश जो हैं वो आज से ही अपने देश में जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको चेंज करने की तैयारी कर दें। और इस आर्टिकल में जैसे कहा है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, डेफिनेटली सिर्फ ट्रिप्स का प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिप्स के अलावा दूसरे भी बॉटलनेक्स हैं, दूसरे भी हर्डल्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। तो ये सारी चीज़ों को भी एड्रेस करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करेंगे तभी ये होगा, वरना नहीं। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। कई देश पैसा कमाना चाहते हैं, कई देश जो हैं वो ख़ुद का स्टॉक इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कई देश जो हैं वो उनके पास कोई ना तो फैसिलिटी है ना स्टोरेज की फैसिलिटी, वो किसी दूसरे देश की मदद के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो सेंसिबली कुछ सोचेंगे और जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेंगे। फिर अगर ये 5 साल के बाद ये वेवर डिसीजन लेंगे तो फिर इसका क्या फ़ायदा। लॉकडाउन गेन्स, अब देखिए लॉकडाउन किसी को पसंद तो नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक एक्सेप्टेंस भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिस प्रकार से मृत्यु दर या फिर मृत्यु का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है, तो कई लोगों का ये मानना है कि भाई वैसे लॉकडाउन से बहुत सारे नुकसान ही होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो अगर हम जिंदा रहेंगे, अगर ठीक रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, तो फिर हम पैसे भी कमा लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। फ़िलहाल ज़िंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की सिचुएशन हमें देखने को मीन्स लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है। अब WHO भी कहते हैं कि ये जो SARS-CoV-2 है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और एरोसल्स से स्प्रेड होता है, यानी कि कफ, स्नीज़, राइट, कोई बोल रहा है, गाना गा रहा है, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये 1 मीटर के दायरे पे स्प्रेड हो सकता है। तो मास्क पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो लॉकडाउन अगर लगाया जाएगा तो ये बेसिकली एक ब्रीथिंग स्पेस की तरह होगा कि आपको थोड़ा बहुत वक्त मिल जाएगा कि आप अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उसको तैयार कर सके। और कई जगहों पर चेन ब्रेक भी हो जाएगी कि लोग एक दूसरे से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो स्प्रेड करता है, तो होपफुली ये चेन भी थोड़ी बहुत वीक या फिर टूट जाएगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लेकिन जैसे बताया कि लॉकडाउन इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। लॉकडाउन से कोई कोविड ख़त्म नहीं हो जाएगा, लॉकडाउन हमें सिर्फ वक्त दे सकता है। तो हमें टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, मेडिकल फैसिलिटी को बूस्टअप करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर अलग अलग राज्य जो हैं या फिर पूरे देश में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो ये चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज डिस्कशन इज़ कंसर्न्ड। जो मैंने सैटरडे को प्रश्न पूछा था उसका आंसर है कनाडा। और आपके लिए 2 प्रश्न हैं। स्कॉटलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट किस साल से है, गिव द ईयर। और एक ऐसा मैमल है जो सबसे ज़्यादा इसकी ट्रैफिकिंग होती है, तो वो कौन सा मैमल है बताइए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे प्रश्न जो है वो सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स और स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। एंड आई विल सी यू tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.